आइए अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर को जनरली हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक मेटल लिया, मान लो मैंने Ag+ लिया। अब इससे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो जितने एटम जो हैं वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उतना जो होता है उस मेटल एटम का या उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर ने 2 एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक अभी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, या सिग्मा पाई जो डोनर होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, इनमें ऐसा होता है कि पाई बॉन्ड के थ्रू भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर में हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो या कोई भी बॉन्डिंग दूसरा हो, पाई डोनर हो या सिग्मा पाई डोनर इस तरह से हो, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। ठीक है, चलिए अब हम जरा थोड़ा सा समझते हैं और फिर इसके बाद इसको हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहला मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स ऑफ द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना, जितने सेंट्रल मेटल एटम या आयन से नंबर ऑफ एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन की, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, एज इन केस ऑफ द सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑफ CO, CN-N2 etc। देखिए आपको पता है कि CO जो होता है वो क्या करता है, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बैक डोनेशन होता है। वो बैक डोनेशन जो होता है वो पाई वे से होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि पार्शियल पाई कैरेक्टर जो है वो आ जाता है। तो हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे किसके केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करने के। एक सिंपल फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड। यानी कि जितने सेम टाइप के लिगेंड हैं, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया, उसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। जैसे सपोज करो कि मैंने जो है यहाँ पर एक लिख दिया, मान लीजिए मैंने ऐसे एक कंपाउंड लिख दिया, मैंने लिखा भाई PT, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है, ठीक है, और फिर मैंने F लिख दिया, और फिर मैंने H2O होल 6 लिख दिया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 टाइप के लिगेंड है। ठीक है ना, तो इन सबकी कितने टाइप के लिगेंड, नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड, तो जैसे मान लीजिए ACl है तो कितना, 1 है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, तो यानी कि 1 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ब्रोमीन जो है वो कितना है, यहाँ पर नंबर कितना है उसका, 1 है। ठीक है, और डेंसिटी भी कितनी है ब्रोमीन की, ब्रोमाइड की, 1 है, तो 1 यहाँ से मिलेगा। आयोडीन की भी, हेलोजन सबकी में, सब में क्या होता है, डेंसिटी उनकी क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि कितना है, 1 है नंबर में, तो 1 इंटू 1, ठीक है, यानी 1 इंटू 1 यानी कि 1। ठीक है, H2O के केस में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो होता है वो सिर्फ एक बॉन्ड को डोनेट करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सॉरी होल ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये H2O कितने हैं, H2O 2 है। ठीक है, उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, यानी कि 2 यहाँ से, तो टोटल कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो समेशन हो गया और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें देखना क्या है कि उस कंपाउंड में कितने सेम टाइप के कोऑर्डिनेट के लिगेंड हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर अलग अलग टाइप के तो उन सबका सम करके हम उसकी फाइनल कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे, किसकी, जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने दिए, जैसे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस है। ठीक है, इसमें लिगेंड कौन है, तो लिगेंड NH3 है, लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, 1 है, लिगेंड कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड 2 है, डेंसिटी 1 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 2। यहाँ पे HgI3 माइनस है। ठीक है, लिगेंड कौन सा है, I माइनस है। ठीक है ना, इसकी डेंसिटी कितनी, 1 है, लिगेंड कितने हैं, सेम टाइप लिगेंड कितने हैं, 3 है, और उसकी डेंसिटी कितनी, 1 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाएगी। CuNH3 होल 4 प्लस है। ठीक है, लिगेंड कौन सा है, NH3 है, डेंसिटी उसकी कितनी है, 1 है। ठीक है, कितने लिगेंड है, 4 है, और डेंसिटी 1 है, 4 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी। इसके बाद में COEN होल थ्राइस 3 प्लस। ठीक है, लिगेंड कौन सा है, EN है, लिगेंड की डेंसिटी कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3 है,
3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में Cr डाई इन होल ट्वाइस 3+, तो यहाँ लिगेंड क्या है, डाई इन है, तो डाई इन की डेंटिसिटी कितनी है, 3 है, क्योंकि ये डाईथाइलिन ट्राईअमाइन है, ठीक है ना। तो जब डाईथाइलिन ट्राईअमाइन है, अब नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे कितने हैं, तो 2 है, डेंटिसिटी कितनी है, 3 है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद में Mg ट्राईइन Cl2, ठीक, यहाँ पे आपको 2 तरह के लिगेंड दिए गए, एक तो ट्राईइन दिया गया है, ट्राईथाइलिन टेट्रामाइन, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, सॉरी इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 4 है। क्लोराइड की जो है उसकी डेंटिसिटी कितनी, 1 है। तो देखो ट्राईन कितने दिए, 1 दिए हैं, तो इंटू 4 यानी कि 4 आ जाएगा, और क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं, और डेंटिसिटी 1 है यानी कि 2 आ जाएगा, यानी 4 + 2 यानी कि 6। तो इसमें इस मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगला मैंने लिखा PTEDTA। अब PTEDTA जो है वो कैसा, हेक्साडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी कितनी, 6 है, लिगेंड कितने हैं, 1 है, तो 1 × 6 यानी कि 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया है तो उसकी शेप किस तरह से आती है। शेप किस तरह से आएगी, ये कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे पता चलेगा कि जो मेटल एटम है उस पर लिगेंड ने किस डायरेक्शन में डोनेट किया है और क्या शेप बनाई है। क्योंकि भाई देखिए लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं मेटल को, तो वो स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो, ठीक है ना, उनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो जब कम से कम रिपल्सन हो, मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंपाउंड की कोई ना कोई शेप बन के आएगी, और जो उस कंपाउंड की शेप बन के आएगी उसी को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है, लिगेंड जिस तरह से जिस डायरेक्शन में आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो जो शेप बन के आती है वही शेप जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मेटल एटम है और यहाँ पर लिगेंड जो है ये सारे के सारे लिगेंड जो है वो कैसे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड है। सिंगल लिगेंड आप देख रहे हो और सिंगल डोनर एटम है, तो कैसा होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड है, उससे शेप बनाएगी। तो आप ये देख रहे हो कि 4 बॉन्ड ये बना रहा है और 4 बॉन्ड में जो है वो टेट्राहेड्रली ये बना रहा है, ठीक है ना। 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है यहाँ पर, तो इस वजह से ये कैसे आएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। इसी तरह से 4 लिगेंड जो होंगे वो क्या 90 डिग्री पर जाके लगेंगे, तो उस केस में ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये 3 लिगेंड जो है 120 डिग्री पर लगे हुए हैं और ये जो है वो ट्राइगोनल बना रहे हैं, और ये दोनों अगर हम देखें तो इसके 90 डिग्री पर हैं और एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं बट ये लिगेंड से 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। तो कैसा बनाना है, 2 पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको मान लें कि ये एक ट्राइगोनल है तो एक पिरामिड ये बन गया और एक पिरामिड ये बन गया, तो ये बन गया क्या, बाई पिरामिडल बन गया। तो ये 2 पिरामिड, ये एक पिरामिड हो गया, एक पिरामिड ये बाई पिरामिडल हो गया और ये ट्राइगोनल हो गया, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। तो यहाँ पर मेटल कितने लिगेंड डोनेट कर रहे हैं, 5 लिगेंड डोनेट कर रहे हैं। चलिए अब मैंने जब यहाँ पे 5 की बात की तो जरा हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भाई कितने मेटल लिगेंड जो है वो डायरेक्टली मेटल से लगे हैं, तो 4 लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितने लिगेंड जो हैं वो मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड हो रहे हैं, तो 4 हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने मेटल कितने लिगेंड डायरेक्टली मेटल से बॉन्डेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखिए स्क्वायर पिरामिडल है, ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है, उसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है। जैसे मान लो कि हम ये मान लें कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक ये पिरामिड बना हुआ है, ठीक। तो भाई स्क्वायर में कितने हैं लिगेंड लगे हुए हैं, तो 4 लगे, और ऊपर जो एक पिरामिड की वजह से 5 हो गए, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है ना। इस वाले में जरा देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर की वजह से 4 आ गई और 2 पिरामिड बन गए, तो इसकी वजह से क्या आ गई, 6 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल है या फिर हम इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं।
ठीक है ना। आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन को समझ लेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के बारे में। किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको समझ में आता है कि ये जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर जो होता है ये सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन होता है। अगर उस पर चार्ज जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आती है तो हम उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, और अगर उसमें कोई चार्ज आता है तो हम उसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। अब बात ये आती है कि भाई इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करें। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और उसके बाहर जितने भी आयन होते हैं उन सब का हम सम कर देते हैं, और सम करने के बाद में हम ये देखते हैं कि अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें देखिए कोई चार्ज नहीं है, इसमें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इन सब का सम जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी यहाँ पर मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है। और अगर वो चार्ज्ड है, जैसे इस पर 2+ चार्ज दिया हुआ है, तो जो भी हम इन सब का सम करेंगे वो +2 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी उसके पास एटम हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एटम हैं, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का हमने सम किया, और अगर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल था तो इक्वल टू 0 कर दिया, और अगर उस पर कोई चार्ज था तो इक्वल टू वो चार्ज कर दिया। जैसे +2 है तो 2 लिख दिया इक्वल टू 2, -2 है तो इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्पीसीज इज द चार्ज इट वुड बेयर इफ ऑल द लिगेंड्स वर रिमूव्ड along with the electron pair that were share with central metal atom और central metal ion। क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है कि इसके ऊपर जो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चार्ज होता है। अगर हम सारे लिगेंड को हटा दें, इन सारे लिगेंड को हटा दें, इसको भी हटा दें, तब इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बात को समझ में आई नहीं, मतलब कि वो मेटल एटम अकेला है, जब हम मतलब कॉम्प्लेक्स था, मैंने एक एक करके सारे लिगेंड हटा दिए, मान लीजिए कि बाहर की तरफ भी कुछ था तो उसको भी मैंने हटा दिया, अब इसके ऊपर जितना चार्ज आ रहा है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। पता कैसे करेंगे, तो पता तो हम उसको कॉम्प्लेक्स में ही करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स में कितना इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। तो उसके लिए सीधी सी बात है कि जितने भी एटम हैं उन सब का सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स in a neutral complex is equal to 0 and for charge complex is equal to charge of ion। यानी कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो इक्वल टू 0 कर देंगे, और चार्ज है तो उसके चार्ज के ऑफ आयन के रूप में कर देंगे। एक लाइन मैंने यहाँ पर भी लिखी कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द न्यूमरल्स और इन रोमन लेटर। ज़्यादातर हम ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन लेटर में लिखते हैं, ठीक है ना, बट हम न्यूमरल में भी लिख सकते हैं, +2 भी इसका सेंस आता है, बट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर रोमन लेटर वाले ही पूछे जाते हैं। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहला मेरे पास K4FeCN6 है। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक बात ये मालूम है कि जो एल्कली मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल अगर आपके पास है तो इनमें क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो चलिए कुल मिला के हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पोटेशियम में कैसा एल्कली मेटल है, कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, कितने हैं, 4 है, तो 4 × +1 यानी +4 चार्ज हमको यहाँ से मिल गया। इसकी हमको पता करनी है तो इसकी हमने x मान लिए, ठीक है ना। इसके बाद साइनाइड, साइनाइड में आपको याद आ रहा है कि Cn पे माइनस चार्ज होता है, साइनाइड है कितने, 6 हैं, तो -6 हमको यहाँ से मिल गया। तो देखिए प्लस का 4 यहाँ से -6 यहाँ, यानी -2 बचा, और -2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +2 आ गई। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये आपने देखा क्या कि ये वाला कितना है, ये -6 पार्ट है भाई, Cn पे कितना चार्ज है, -1, तो -6 पार्ट है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला हिसाब किताब कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा भाई। ये -6 पार्ट है तो ये +6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो इसमें से +4 आपको इससे मिल रहा है तो इसका मतलब है कि +2 इससे मिल रहा होगा, तभी यहाँ पर जाके +6 हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, वरना अगर आपको यही तरीका समझ में आता है तो आप ऐसे ही कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए, निकल की मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी, तो निकल की x मान लिया, +6 कितने कौन है, वाटर है। अब वाटर के ऊपर चार्ज क्या होता है, तो भाई वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वाटर कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो 6 × 0 कर दिया, और इक्वल टू मेरे पास आयन है ये, तो +2 है यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, यानी कि
रोमन में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गए, +2 हो गए। अब आ जाओ COCN6F3 माइनस की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि CO की कैलकुलेट करनी है, तो CO की कैलकुलेट करनी तो X कंसीडर कर लिया। साइनाइड में आपको समझ में आता क्या, -1 चार्ज है, कितने साइनाइड है, थोड़ा सही कर दूं मैं, CO 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने साइनाइड है, 5 है, तो 5 और ये -1 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, F है, F जो है वो क्या है, किस फॉर्म में रहता है, फ्लोराइड के। फ्लोराइड पे क्या चार्ज होता है, -1, यानी कि यहाँ पर भी -1 एक ये हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो प्लस और ये -1, ठीक। अब इन सब का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम सब इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा x -5 ये हो गया, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, +3 आ जाएगा। सॉरी मैं ठीक कर दूं इसको, ये -3 है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर 3 माइनस है, तो ये -3 है, तो इस हिसाब से x जो आएगा वो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, तो यहाँ पर ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में NiCO4, तो NiCO4 की अगर हमने बात की तो यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी मान ली, x मान ली, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 आ जाएगी। इसके बाद में ये CO की मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो CO की x कंसीडर कर ली, प्लस ये EN है, इथाइलिन डायमाइन है, और इथाइलिन डायमाइन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। कितने हैं, 3 हैं, तो 3 इंटू 0 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में प्लस यहाँ पर ये कितने हैं, 3 हैं, और क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है, -1, और इन सब का सम जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, यानी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी, तो ये जो होगा +3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की। तो देखो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और लैप्टिक का मतलब क्या होता है, लैप्टिक का मतलब होता है लिगेंड, यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो, यानी हम कहें एक ही तरह के लिगेंड हो। अगर एक ही तरह के लिगेंड होते हैं तो क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे K4FeCN6 हमने दिया, K4FeCN6 में साइनाइड जो है वो कितने हैं, 6 हैं। कैसे हैं, एक ही जैसे हैं, और जब एक ही जैसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोलैप्टिक हो जाएगा। मान लो मैंने एक दूसरा लिखा NiCO4, भाई इसमें लिगेंड जो है वो कौन है, CO है, और चारों के चारों CO ही है, और CO ही है, तो इसका मतलब एक ही जैसे हैं, यानी होमोलैप्टिक हो गया। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और लैप्टिक का मतलब लिगेंड, यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि डिफरेंट लिगेंड हो वो कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक। यहाँ मैंने इसको चेंज किया, K4FeCN होल थ्राइस है, Cl3 है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो एक साइनाइड है, 3 साइनाइड दिए हैं, और 3 यहाँ पे क्लोराइड दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग टाइप के जो हैं वो लिगेंड हैं, तो अलग अलग टाइप के लिगेंड होने पर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक टर्म जो है वो पूछा जाता है। अगला है होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिज कॉम्प्लेक्स। तो देखो होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, अगर केवल एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस का मतलब क्या कि एक ही सेंट्रल एटम अगर है, अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही सेंट्रल एटम है, यानी कि एक ही मेटल एटम है, तो उस केस में वो कहलाता है होमोन्यूक्लियर, ठीक। तो जैसे मैंने मान लीजिए अभी ये लिखा, ये मैंने कहा कितने मेटल एटम हैं, तो एक है, तो ये होमोन्यूक्लियर हो गया। लिगेंड की वजह से होमोलैप्टिक हो गया, यानी इसके बारे में अगर मेरे को कुछ लिखना हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये होमोलैप्टिक है और ये होमोन्यूक्लियर भी है, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद पॉलीन्यूक्लियर या ब्रिज कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो पॉलीन्यूक्लियर, पॉली का मतलब होता है मैनी, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, यानी क्या, मेटल, यानी एक से ज़्यादा अगर मेटल एटम हो, चाहे वो सेम मेटल एटम हो, चाहे वो अलग अलग मेटल एटम हो, बट संख्या उनकी एक से ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर एक से ज़्यादा होना चाहिए, उस केस में वो पॉलीन्यूक्लियर कहलाता है।
अब इसी में अगर वो मेटल एटम ब्रिज बना ले रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये ब्रिज बनाया, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये आयरन है, ये OH है और ये आयरन है, ये आयरन है, ये OH है, ये आयरन है, आयरन OH से जुड़ा, OH फिर आयरन से, तो एक ब्रिज बन गया, ठीक है ना। तो अगर पॉलीन्यूक्लियर में यानी कि एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम होने पर अगर वो ब्रिज बनाता है तो वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आयरन ने OH के साथ में, देखिए पॉलीन्यूक्लियर है क्या, हाँ है, क्यों, क्योंकि 2 आयरन है, ठीक है, एक से ज़्यादा है मेटल एटम। दूसरा, क्या ये ब्रिज बना रहा है, हाँ बना रहा है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये जो होगा ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी Mn2CO होल 10 है, Mn से कितने जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा होल 8 है, 1 मिनट के लिए एक CO और लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये Mn2CO होल 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मेटल क्या ये पॉलीन्यूक्लियर, हाँ, क्योंकि 2 मेटल लगे हुए हैं, ठीक। और क्या यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, हाँ, नहीं, ब्रिज यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो उस केस में ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, बट ये पॉलीन्यूक्लियर कहलाएगा। तो इस तरह से ये टर्म हमको समझ में आ गए कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक का मतलब क्या है, और होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है।